नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मजेदार पर आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, संस्मरण, व्यंग आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मज़ेदार और हृदयस्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। कृपया मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करें, रेट करें और पसंद आए तो शेयर भी करें। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और आलोचक शमसुर रहमान फारूकी साहब के वृहद उपन्यास कई चांद थे सरे आसमां के कुछ अंश पढ़कर सुनाने वाला हूं। यह उपन्यास उर्दू में लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद नरेश नदीम ने किया है। 2010 में पेंगुइन प्रकाशन से छपे इस करीब 700 पन्नों के उपन्यास में 19वीं सदी की दिल्ली की एक वास्तविक ऐतिहासिक पात्र वजीर खानम की कहानी है। शायरी को पसंद करने वालों के लिए एक परिचय यह है कि वजीर खानम मशहूर शायर दाग दहलवी की मां थी। इस बेहद पठनीय उपन्यास के बारे में मैंने अपने ही ब्लॉग मझधार पर बहुत साल पहले लिखा था। इसमें पाठक के लिए एक तरफ कश्मीर के कालीनों के रंग और धागे हैं, दूसरी ओर दिल्ली के नामी शायरों के मतले और मख्ते, एक और वजीर खानम की दम रोक देने वाली खूबसूरती है तो दूसरी ओर ठगों की जानलेवा होशियारियां। जी, आपने सही समझा। आज का एपिसोड ठगों के बारे में है। कहानी के एक पात्र आगा मिर्ज़ा तुराब अली अपने नौकरों और सहायकों के साथ बिहार के एक मेले से व्यवसाय करके लौट रहे हैं। आजकल के नेशनल हाईवे के फैले नेटवर्क और उस पर तेज दौड़ती गाड़ियों, कारों, बसों में सुरक्षित यात्राओं से दूर उस समय की यात्राएं बहुत लंबी, थकान भरी और दुर्गम रास्तों पर बहुत से खतरों और जोखिमों से भरी थी। इन बहुत से खतरों में ठगी का खतरा एक समय बहुत बड़ा था। उपन्यास के प्रस्तुत अंश में मिर्ज़ा को सफ़र के दौरान कई जगह ठगों की शातिर चालों से दो चार हाथ करने पड़ते हैं और कैसे वे अपनी यात्रा पूरी करते हैं, इसका दिलचस्प वर्णन है। कथानक में मैंने वाचन की समयावधि को ध्यान में रखकर कुछ अंश बीच बीच में से उठाए हैं, परंतु कोशिश की है कि आपके लिए कहानी की निरंतरता बनी रहे। लीजिए, सुनिए। नवंबर 1843 की शुरुआत थी जब आगा मिर्ज़ा तुराब अली ने हाथियों और घोड़ों की खरीद के लिए सोनपुर बिहार जाने का इरादा किया। मवेशियों, घोड़ों, हाथियों और दूसरे जानवरों का मुल्क हिंद में सबसे बड़ा मेला वहाँ हर साल पूस की 3 तारीख से लेकर माघ के बीच यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन तक गंडक नदी के किनारे एक लंबे चौड़े मैदान में लगता था। नवाब के हुक्म और इजाज़त से आगा मिर्ज़ा तुराब अली ने 15 अगहन यानी 9 दिसंबर 1843 को सोनपुर के लिए कूच किया। चलने के पहले उन्होंने शाह मोहम्मद आगा को खूब प्यार किया, नवाब मिर्ज़ा को गले लगाया और अकेले में वज़ीर खानम के आंसू पोंछकर उसके साथ दिल खोलकर प्यार किया। आगा साहब अव्वल वक्त शहर के फाटक से निकलकर मुरादाबाद वाली सड़क के रास्ते बरेली की तरफ चले। उनके साथ 4 निजी मुलाजिम, 12 बरछैत, 4 सईस और 2 फीलबान थे। कुछ खुश्की और कुछ पानी का सफ़र 20 दिन तक रहा। 29 दिसंबर को दिन चढ़े उनका काफिला खैर आफियत के साथ सोनपुर पहुंच गया। 5 दिन के अंदर अंदर हमारे रामपुरी मुसाफिरों का काम करीब करीब खात्मे को पहुंच चुका था। चुनाचे 11 जनवरी को जब मिर्ज़ा तुराब अली ने जायज़ा लिया तो मालूम हुआ 6 हाथी और 8 घोड़े खरीदे गए थे और सईसों और फीलवानों के मेहनतानों समेत उनकी पूरी कीमत 52,500 रुपये थी। आगा तुराब अली के पास नवाब के मुख्तार कार महाजन की दर्शनी हुंडी 1 लाख रुपए की मौजूद थी। सबका हिसाब बेबाक करके अगले दिन 12 जनवरी 1844 को वे रामपुर के लिए चले। इलाहाबाद तक का सफ़र कहीं कहीं खुश्की से
और कहीं कहीं जहाँ जंगलों और दरिंदों का खौफ ज़्यादा था, दरियाए गंगा से हुआ। 20 जनवरी की सुबह को पानी काफिले ने फाफामऊ के मुकाम से इलाहाबाद को छोड़ा और आगा तुराब अली 4 घोड़ों, 2 सईसों, 2 बरछैतों और खच्चरों पर सवार 4 निजी खादिमों के साथ कड़ा मानिकपुर के लिए वहीं से चले। वहां से उन्हें कड़ा मानिकपुर, फतेहपुर होते हुए कानपुर निकल जाना था। एक बूढ़े तजुर्बेकार सईस ने दबी जुबान से आगा तुराब अली का ध्यान ठगों के खतरे की तरफ दिलाना चाहा, लेकिन मिर्जा तुराब अली ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। कंपनी बहादुर ने ठगों की कमर तोड़ दी है, उन्हें जेल खानों में सड़ा दिया है या फांसी पर खींच दिया है। अब कैसे ठग और कहाँ के ठग? मुनीर खां, तुम सठिया तो नहीं गए? हुजूर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम लोग तो सुनते हैं कि ठग जहरीले सांप की तरह हैं, जब तक सांप का सर काट कर धड़ से अलग न कर दिया जाए उसके डसने का खतरा बाकी रहता है। आगा मिर्जा तुराब अली के मिजाज में हठ आम से कुछ ज्यादा ही था और रामपुर के पठानों में रहते रहते उनके अड़ियलपन में कुछ इजाफा भी हो गया था। वह खूब जानते थे कि हिंदुस्तान के ठग अगहन का पूरा महीना विंध्याचल की देवी के मंदिर में इबादत और पूजा पाठ और दर्शन में गुजारते हैं। अगहन खत्म होता है तो वो दूर दूर फैल जाते हैं और मकर संक्रांति लगते ही ठगी का खास मौसम शुरू हो जाता है। कंपनी के अफसरों और खैर ख्वाहों के ऊंचे ऊंचे दावों के बावजूद ऐसा नहीं था कि ठगों का नामो निशान दुनिया के पन्ने से मिट गया हो। उन्होंने यह भी सुन रखा था कि अंग्रेज के दबाव के सबब बहुत से ठगों ने अंग्रेजी अमलदारी छोड़कर अवध में पनाह ले रखी है और वो इलाके जहां मुल्क अंग्रेज और मुल्क अवध की सरहदें मिलती थी खास तौर पर खतरों से भरे समझे जाते थे। यह सब था, लेकिन आगा तुराब अली की गर्दन की रगने टेढ़ी होने के बाद नरम होना जाना कहाँ था। उनकी आंखों में गुस्से का खिंचाव देखकर सभी मुलाजिमों ने दम साध लिया। कड़ा मानिकपुर और फतेहपुर तक का सफर शेरशाही सड़क पर बहुत आराम और अच्छी रफ्तार से हुआ। सड़क चौड़ी और मजबूत थी, ठहरने की जगह साफ सुथरी और पानी खूब था। हर मुकाम पर उनकी खातिर हुई। बिंदकी पहुंचते पहुंचते मंजर ज्यादातर उजाड़ और सुनसान नजर आया और सड़क के दोनों तरफ मिट्टी के धसों और टीलों से भर गया। मिर्जा तुराब अली का सदा हुआ काफिला और उनके घोड़े और खच्चर उन दुश्वार रास्तों से आसानी से गुजरे, लेकिन वह दुनिया ऐसी थी कि उससे गुजरते वक्त डाकुओं, बटमारों, ठगों और जोगी साधुओं की सूरत ख्वामख्वाह आंखों में फिरने लगती थी। बिंदकी के कई कोस आगे जब कानपुर मुश्किल से 3 कोस रहा होगा, उन्हें अपने ज़रा आगे हिंदुओं का एक काफिला दिखाई दिया जो बहुत आहिस्ता चल रहा था, गोया बहुत थक गया हो। नज़दीक पहुंचने पर मालूम हुआ कि कोई 15-20 मर्द हैं, औरतें और बच्चे एक भी नहीं। काफिले के बुजुर्ग ने मिर्जा तुराब अली और उनके सवारों को आते देखकर अपने लोगों को इशारा किया कि हट जाओ, राह दे दो। लेकिन जब मिर्जा तुराब अली का घोड़ा नजदीक आया तो उसने बीच राह में घुटने टेक कर आगा मिर्जा तुराब अली को सलाम किया और कहा, सलाम माई बाप, सरकार का इकबाल बुलंद रहे। उसका लहजा विनम्रता और प्रार्थना से भरपूर था, गोया उसे हाकिमों और रईसों से अक्सर साबका पड़ता रहा हो। आगा मिर्जा तुराब का दिल कुछ पसीजा, लेकिन उन्होंने तीखे लहजे को मौके की जरूरत जानते हुए सलाम का जवाब दिए बगैर डपट कर कहा, कौन हो तुम लोग और क्यों हमारा रास्ता रोके खड़े हो? आपका रास्ता रोके ये हमारी मजाल नहीं सरकार, हम यात्री हैं, बिंदकी से कन्नौज देवी दर्शन को जा रहे हैं। तो जाओ, आगा मिर्जा तुराब अली ने कड़क कर कहा, हटो, हमारी राह ना काटो। अब बूढ़ा और भी प्रार्थना भरे और नर्म लहजे में बोला, हुजूर हम अकेले हैं, कोई नफरी अहदी साथ नहीं, कोई बटमार दबोच ले तो बचाने वाला कोई नहीं। इतनी देर में एक दूसरा बूढ़ा सामने आ गया। उसने अपने साथी से भी कुछ बढ़कर मीठी बोली में कहा, जी हाँ अलीजा, हम में बिराम और कमजोर भी हैं। सरकार आली की छत्र छाया मिल जाती तो हमारी यात्रा बेखटके पूरी हो जाती। आगा मिर्जा तुराब अली ने दोनों बूढ़ों को गौर से देखा। उनकी निगाहें झुकी हुई और उनके बदन सिमटे सिकुड़े हुए
निरीह बेचारगी की तस्वीर थे। लेकिन मिर्ज़ा तुराब अली को यह भी महसूस हुआ कि पैदल काफिले वाले किसी आहिस्ता गैर महसूस ढंग से कुछ इतना आगे आ गए थे कि उनके काफिले के गिर्द ढीला ढाला सा घेरा बन गया था। उनके बदन में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। ये लोग ठग तो नहीं? उनके दिल में यह सवाल तेजाब की बूंद की तरह जलता जलता उतर गया। नहीं, ठग भला क्या होंगे, बिल्कुल मासूम लगते हैं। लेकिन शायद वह घेरा कुछ और भी करीब आ गया था। उन्होंने मुनीर खां की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी के साथ कुछ बेयकीनी भी थी। मुनीर खां आंखों ही आंखों में कुछ कहता हुआ मालूम होता था। लेकिन मुमकिन है कि ये मेरा वहम हो, आगा तुराब अली ने अपने दिल में कहा। अचानक उनकी बाईं आंख के कोने के दिखाई देने वाले दायरे के सबसे दूर सिरे पर उन्हें एक नौजवान शख्स की झलक दिखाई दे गई। दूसरे राहगीरों के बरखिलाफ वह अपना बदन चुराए हुए न था और उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जो बेरहम होने के साथ साथ उम्मीद से भरपूर थी, जैसे किसी अजगर ने ऊँघता हुआ खरगोश देख लिया हो। उन्हें अचानक कुछ डर महसूस हुआ। वे कुछ कहना चाहते थे कि पेड़ों के पीछे झुंड में से एक कौवा काँव काँव करता हुआ गुजरा। मुनीर खां हल्के से खंखारा। शायद उसने ओंठ खोलने की जरूरत कर ली थी, लेकिन अभी उसने कुछ कहा न था कि कौवा बुलंद आवाज में पुकारता हुआ आगे बढ़ गया। कौवे के गुजरते ही काफिले वालों के चेहरे मोहरे से कुछ मायूसी झलकी, गोया उन्होंने समझ लिया हो कि इन नवाब साहब की रक्षा हमें नसीब न होगी, हमें अपनी राह लगना चाहिए। लेकिन ये मायूसी किसी और बात का इशारा तो नहीं? आगा तुराब अली ने दिल में सोचा, ऐसा तो नहीं कि ये वाकई ठग हों और मेरे बात करने की सख्त तर्ज से समझ गए हो कि मैं छनक गया हूं और अब इन मुर्दाखोरों का शिकार न बन सकूंगा। पैदल काफिले वालों का घेरा उनके गिर्द कुछ गैर महसूस तौर पर ढीला हो गया था, लेकिन कोई अपनी जगह से हटने या हिलने को तैयार न लगता था। सरकार, मुनीर खां ने फंसी फंसी आवाज में कहा, सरकार निकल चलें। मुनीर खां की आवाज ने आगा तुराब अली के दिल पे गोया घड़ियाल सा असर किया। वे चौंके और भर्राई से आवाज में बोले, हाँ ठीक है। फिर उन्होंने गला साफ करके सामने वाले बूढ़ों से कड़क कर कहा, चलो हटो तुम सामने से। दोनों बूढ़ों के चेहरे पे कुछ ऐसा असर था जिसे वे साफ समझ न सके, मगर यह जरूर था कि रास्ता देने के लिए इन बज़ाहिर बेचारे बूढ़ों की तरफ से खास जल्दी भी न दिखाई देती थी। आगा तुराब अली ने अपना घोड़ा एक कदम पीछे हटाकर चाबुक हवा में लहराया और घोड़े की पसलियों को रानों में मजबूत दाब कर कहा, उड़ चल बेटे। घोड़े ने गर्दन उठाई, दांत निपोटे और काली घनी अयाल हवा में परचमों की तरह लहराई। अगले दोनों पांव समेट कर उसने कमर की पूरी कुव्वत के साथ अपना बदन आगे को हेल दिया। अगले पांव सिमट कर पेट से लगभग लगे हुए, पिछले पांव सिकुड़ कर कमर के नीचे। बूढ़े अभी कुछ समझ न पाए थे कि क्या बचाव करें और घोड़े ने अपने सवार को लिए हुए बर्फ के गाले की सी खामोशी के साथ कई गज आगे उतार दिया। घोड़े के गुजरने की सनसनाहट और फिर उसके जमीन पर उतरने की धमक से खौफ खाकर बूढ़े जमीन को चूम रहे थे और उनके काफिले वालों का घेरा तीलियों की तरह बिखर गया था। थोड़ी ही देर में आगा तुराब अली और उनके साथी गुबार और फिर फासले की वजह से नजरों से ओझल हो चुके थे। कई कोस की दौड़ के बाद सांसें बराबर करने और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वे कुएं पर रुके तो मुनीर खां ने आहिस्ते से कहा, वो लोग ठग थे सरकार, यहां ज्यादा न ठहरते तो अच्छा था। शाम होते होते वो कानपुर पहुंचे। तेज धावे के तौर पर चलते हुए बिठूर और फिर बिल्हौर पहुंचे, जहां उन्होंने रात का पड़ाव किया और हिफाजत के साथ सुबह के बंसलोचन से अपनी आंखें ठंडी की। सर्दियों का मौसम, दरियाए गंगा बिल्कुल पास, लिहाजा ठंडक और कोहरा दोनों गजब के थे। लेकिन मिर्जा तुराब अली ने जल्द से जल्द वहां से कूच किया। दिन ढलने के कुछ पहले कन्नौज कोई 2.5 कोस रह गया था। एक मुनासिब सराय में रात गुजार कर अगली सुबह उन्होंने कन्नौज के लिए कूच किया। वे थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें कोई 20-22 मुसलमानों का एक पैदल काफिला मिला। उनमें भी कोई औरत या बच्चा न था, लेकिन वो लोग शक्ल से इंतहाई नेक तबीयत, धार्मिक व नमाजी मालूम होते थे। ज़्यादातर की दाढ़ियाँ लंबी, मूछें कतरी हुई, पजामे ऊंचे और सरों पर गोल 4 कोने वाली टोपियाँ थीं। उनमें से एक अधेड़ शख्स ने पिछले दिन के काफिले वाले बूढ़े की तरह बीच सड़क में ठहर कर मिर्ज़ा तुराब अली को शरई सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सरकार, जनाब किस तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं?
मिर्ज़ा तुराब अली को उस शख्स के स्वभाव, साफ सुथरे हालांकि मोटे झोटे कपड़ों और पेशानी पर सजदे के निशान ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने यह भी न गौर किया कि बाकी काफिले वाले किसी खास तरतीब से सड़क के बीच ठहर गए हैं, लेकिन उनकी मिर्जाई अकड़ ने पसंद न किया कि बीच राह रुक कर किसी मामूली कारीगर किस्म के शख्स से बात करें। शरीफ लोग रास्ते में रुककर बात नहीं करते। चलो बढ़ो, चलते फिरते नजर आओ। आलिजा, हम गरीब कारीगर मुसलमान, हमारे पास कोई दौलत नहीं, कोई ताकत नहीं, और ये रास्ता बड़े जोखिम का है। हम कब से उम्मीद लगाए हुए हैं कि अल्लाह आप जैसा कोई बहादुर रईस ज़्यादा भेज दे तो उसके दामन से लगकर हम भी पार घाट लग जाएं। मिर्ज़ा तुराब अली ने अपने कमर में बंधे हुए तमंचे पर हाथ डाला और कहा, तो क्या तुमने हमें अपना मुहाफिज मुकर्रर किया है? तुम्हारे अपने मेट और चौधरी कहाँ हैं? अधेड़ उम्र के मुसाफिर ने तमंचे पर हाथ जाता देखकर जमीन को छूकर सलाम किया और एक कदम पीछे हटकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सरकार बहादुर, हम कंपू में जान कंपनी के मुलाजिम हैं। थोड़ी रुखसत मिली है तो कन्नौज अपने घर जा रहे हैं। हम कारीगर हैं, चोटे चूड़े नहीं हैं। उस शख्स के लहजे में इस कदर आजिजी थी कि मिर्ज़ा तुराब अली को अपना दिल पसीजता वो महसूस हुआ, लेकिन उन्हें बूढ़े बरचैत मुन्ने खां की बात याद आ गई कि ठग लोग कई टुकड़ियों में आगे पीछे बंटकर मुसाफिरों का शिकार करते हैं। इतनी दूर तक भला उनका दौरा क्या होगा, लेकिन एहतियात शर्त है, उन्होंने दिल में कहा। ठीक है, लेकिन हमारा तुम्हारा साथ नहीं, चलो हटो नहीं तो गोली मार दूंगा। निहायत मायूसी के लहजे में और पस्त हारी हुई सी आवाज़ में, जो मर्जी मालिक की, कहकर अधेड़ उम्र के आदमी ने रास्ता छोड़ दिया और अपने काफिले वालों में मिल गया। मिर्ज़ा तुराब अली के काफिले वालों ने आगे बढ़ते ही एक जबान में कहा, सरकार की अक्ल फिरासत के कुर्बान जाइए। सरकार ने फौरन पहचान लिया कि वह लोग ठग हैं। ठग भला क्या होंगे? आगा तुराब अली ने कहा, अच्छे भले नेक मुसलमानों को तुम लोग ठग बनाए दे रहे हो। पलटकर जवाब देने की हिम्मत तो किसी में न थी, लेकिन सबने दिल में कहा, जान बची लाखों पाए। चाहे वे किसी बहाने से बची हो, जान बच तो गई। आगा तुराब अली के दिल में भी इस बार कुछ घबराहट और खौफ का मिला जुला मलगो जैसा गुबार उड़ रहा था। अगली सुबह आगा तुराब अली कपड़े पहनकर नाश्ते के लिए तैयार हो रहे थे कि मुनीर खान ने आकर सलाम किया और कुछ झिझकते हुए, कुछ शर्माते हुए, याचना भरे लहजे में कहा, सरकार, कुछ अर्ज करना है। कहो कहो। सरकार, ये मेरे घर के हैं, मेरे मामू के बेटे। जी, ये मेरा मामूजात भाई है, सादिक खां इसका नाम है। यह कहकर उसने पीछे मुड़कर किसी शख्स को इशारा किया कि आगे आ जाओ। 30-35 साल की उम्र, पस्ता कद, गठा हुआ बदन, सर पर रंगीन फेंटा, बदन पर रंगीन गजी का कुर्ता और उसी रंग व कपड़े का पजामा एक बर का। दोनों कपड़े बिल्कुल साफ धुले हुए और पैबंद या चाक से खाली, जैसे किसी मामूली लेकिन शरीफ घराने का गरीब आदमी हो। तस्लीमात अर्ज करता हूँ सरकार। उसने झुककर 2 तस्लीमें की और एक तरफ सिकुड़ कर खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? आने वाले ने अपनी आंखें ज़मीन पर कायम रखी। गुलाम को सादिक खां कहते हैं, हम कंपू से आ रहे हैं। तो क्या तुम तन्हा नहीं हो? जी नहीं आलिजा। आगा तुराब अली के दिल में कुछ सनसनाहट सी हुई। कुल कितने लोग हो तुम? 15-20 हैं सरकार। औरतें और बच्चे? कोई भी नहीं जनाब। मिर्ज़ा तुराब अली कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, मुनीर खां? जी सरकार। ये तुम्हारे सगे मामू का बेटा है? जी नहीं सरकार, रिश्ते का भाई है। तुम इसे पहले से जानते हो? यह सवाल सुनकर नया शख्स कुछ और भी सिकुड़ गया। मुनीर खां, मैंने तुमसे पूछा है। अब मुनीर खां और नए शख्स दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार उभरे। मुनीर खां, तुम नमक हरामी पर तो आमादा नहीं हो गए? यह कहते कहते आगा तुराब अली ने तमंचा उठा लिया। नए शख्स ने तेजी से कदम पीछे उठाया और दरवाजे से टकराता हुआ हड़बड़ा कर निकल गया। मुनीर खां ने सीना तान कर और गर्दन सीधी करके कहा, मुझे बेशक गोली मार दें, हुजूर मालिक है, मैं नमकख्वार बंदा, मेरा ईमान तो आपके हाथों पहले ही दिन से गिरवी है, मैं आपका दोखी हूँ, मुझे आदमी पहचानने में गलती हुई। आलिजा, उन्होंने जैसे मेरे सर पर उल्लू की हड्डी फेर दी थी। मैं कुछ भी समझ न पाया कि कैसा बुरा फरेब खा रहा हूँ। ये इस अंश का पहला भाग मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आगे क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए कृपया इसका भाग 2 सुने, जो कि मैं कुछ ही दिन में आपके सामने लाने वाला हूँ। आशा है ये भाग आपको रोचक लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि इस पॉडकास्ट को रेट करें, फॉलो करें, शेयर करें और
अगले भाग तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।